चलिए जी, पहले तो मैं आपकी स्लाइड से ले आऊं आपके लिए, बिकॉज आज आपको पता होना चाहिए कि आज की जो हमारी क्लास है, मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था कि आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिकॉज हमें आज बायोमोलिक्यूल्स को भी खत्म करना है एंड साथ है वो भी स्टार्ट करना, और एटलीस्ट 10 पेज करने हैं उसके। चलिए जी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म जो आया था वो फिल कर दिया है? कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने जो गूगल फॉर्म आ रखा था उसको फिल कर दिया है? ओके जी, तो उनके लिए तो ये नोटिफिकेशन है नहीं, ठीक है। ऑडियो, वीडियो एंड स्लाइड, तीनों चीजें आपको विजिबल है प्रॉपरली? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने नहीं किया था? कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया है, या उनको अभी तक मिला नहीं है, कोई भी रीजन जो है? नहीं? चलो जी, सच में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है पता आप लोगों ने सबने गूगल फॉर्म फिल कर दिए हैं? फिर तो कोई फायदा नहीं है बताने का, अगर आप लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया है। नहीं भरा होता तो मैं आपको बताती। आज तुम्हारी क्लास की जनसंख्या वो क्या हो गया, यूजुअली कितने होते हैं इस क्लास में? 30 के अराउंड होते हैं। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं भाई क्लास में? आपको पता है आज हमारी लास्ट क्लास है, मतलब अवंती में नहीं, आप लोग की लास्ट, मेरी और आपकी लास्ट क्लास है, क्योंकि आपको पता है कि बैचेस की रीशफलिंग होने वाली है। तो आदित्य जी, क्या बोलते हैं आप ना, मुझे आपके पास मेरा नंबर है, तो आप एक, क्योंकि लिस्ट बन रही है उन बच्चों की भी जिसको 10-15 वाला स्लॉट चाहिए था, तो जिन बच्चों को भी 10-15 वाला स्लॉट चाहिए ना, तो वो गुड इवनिंग था बसम जी, वो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार ये चीज लिख के भेज दे कि दे वांट 10-15 बैच। अच्छा, आपको एक बात बताओगे मुझे, बस एक सिंपल सी बात, जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 9:30 टू 10:30 वाले बैच में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नंबर, मेरा भी नंबर दे रही हूँ मैं आपको बच्चा जी। कौन से बैच, कौन से ग्रुप में हो बच्चे आप? क्या नाम था? युक्ति, जिसने मेरे से भी जस्ट पूछा ना नंबर के बारे में। G80, G80, G80 के भी बच्चे आते हैं इसमें? आप लोगों ने तो बताया था 81, 82, 85, 86, 88, 87, 40, इन्हीं बैच के तो बच्चे आते हैं। G80 भी है यहाँ पे? तो मैंने तो कभी इसमें कोई मैसेज भेजा ही नहीं है, पॉपअप मैसेज वगैरह। क्या युक्ति, कंफ्यूज कर रही हो मुझे? 85 की ही हो ना पक्का? यस लिख दो भाई एक बार। मैं वही तो सोचू ये कैसे हो गया, बिकॉज मेरे को मैसेज भेजना पड़ता है ना। तो आपको ना जो अभी लास्ट मैसेज आया होगा ना कि योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट वाला। ओके आदित्य जी, बड़ी ही जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी। युक्ति, आप मुझे पहले एक बात बताओ, आपके पास क्या बोलते हैं, अभी जस्ट एक पॉपअप मैसेज आया होगा कि योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट टुडे, हरी अप स्टूडेंट, डोंट बी ऑन टाइम, ये वाला मैसेज, राइट? वो मेरा ही नंबर है, ठीक है। उस पे हेलो मैसेज और ये जो रिक्वेस्ट है ना आपकी कि आपको 10-15 का ही बैच चाहिए, प्लीज वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलो जी, आ जाओ जी हमारे आज के क्लास में। आपको पता है कि आज की क्लास हमारी लंबी होने वाली है, एंड जैसे कि ये भी पता है कि आज हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है जी। चलो जी, क्या कहानी है हमारी आगे की आज? देखो, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट क्या, वो फैक्टर्स जो कि हमारे एंजाइम के
को एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे थे, हैम्पर कर रहे थे, या कह लो बढ़ा रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, जैसे जब आप लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है, हर एंजाइम का एक क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है काम करने का। ऑप्टिमम क्या है, टेम्परेचर है काम करने का। सिमिलरली एक ऑप्टिमम पीएच भी है काम करने का। अगर हमने उसका पीएच या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसकी एक्टिविटी पे क्या होता है, उसकी एक्टिविटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा था। बट अगर हमने उसका जो पीएच या वो जो ये इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलरली उसका पीएच हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या बहुत ज्यादा कम कर दिया, तो क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। इस केस में ये डीनेचर हो जाता है। अभी हम लोग इसको फिर से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये दो जो ऑप्शन थे हमारे, टेम्परेचर और पीएच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है तीसरा फैक्टर, जो कि क्या है, हमारा सबस्ट्रेट। अच्छा, बस एक चीज आप लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है, वो ये कि आज की क्लास को ना अपना आंख कान के साथ साथ अपना दिमाग खोल के भी पढ़ना, क्योंकि थोड़ी सी लंबी क्लास है, इसलिए ज्यादा चीजों को बार बार रिपीट मत करवाइएगा। अच्छा, ऑडियो वीडियो स्लाइड तीनों की तीनों चीजें क्लियर है ना? फटाफट से एक बार वाई लिख दो इफ इट इज सो। मैं एक बार पहले अपने आप को पहले तो को होस्ट बना लूं, क्योंकि लास्ट क्लास में ना थोड़ा सा ये नाटक हो चुका है कि वीडियो बीच में चली गई थी। वाह, इस क्लास में भी एक अंजलि है। चलो जी, ठीक है। एंड कोई भी बच्चा लास्ट तक क्लास लीव नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ आपको। चलो जी, क्या कहानी हो जा रही है हमारी? अब हमको जो कहानी समझनी है ना, वो एक जो नया वर्ड है आपको सीखना है बायोलॉजी का, वो है हमारा क्या, माइकेलिस कांस्टेंट। क्या सीखना है हमें? नया वर्ड, माइकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं के एम से। कैसे? के एम से। और के एम की जो वैल्यू है वो क्या है, रुको जी, थोड़ा सा मुझे क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हम लोग को आज के क्लास में जो नया वर्ड पढ़ना है, दैट इज योर माइकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं के एम से। ठीक है, किससे? के एम से। और के एम की जो वैल्यू है ना, दैट इज वी मैक्स का हाफ। अब ये क्या बला है मैम? चलिए जी, आपको सिखाऊंगी कि वी मैक्स का हाफ क्या है। ये अगर आपने मेरी जो जनरल भाषा वाला समझ लिया ना, तो ये लाइंस आपके लिए वैसे भी कुछ नहीं है। ये बात मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। अब देखो जी, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहानी चल रही है, यहाँ हमारी कहानी चल रही है। आई एम यूजिंग रेड कलर क्योंकि वही थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे क्लियर दिखेगा व्हाइट वाले पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि यहाँ से हमारी एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या हुआ, बाइंडिंग स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन क्या है, जीरो। यहाँ पे हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रही है, यहाँ हमारी रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रही होगी, यहाँ पे क्योंकि क्या हो गया, इसके ऊपर हमारा ग्राफ नहीं गया, इसका मतलब क्या कि हमारा जो एंजाइम से सबस्ट्रेट वाला पार्ट था वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ कहीं बीच में एंजाइम सबस्ट्रेट बना होगा, यहाँ बीच में कहीं एंजाइम प्रोडक्ट बना होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो हमारे हम लोगों ने पढ़े थे, और फिर लास्ट में यहाँ आके हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? ये है सबसे पहली बात कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस जगह पे आके क्या है, जीरो है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि जहां हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन चुका है, वहां पे क्या है, सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज सबसे हाईएस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको पता है हम वेलोसिटी भी कहते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या कहा जाता है बच्चा जी इसे? मैक्सिमम वेलोसिटी है। कितनों को ये बात समझ में आई? फटाफट से एक बार हैंड रेस कर दो, जितनों को मतलब यस बोल दो जितनों को समझ में आ गई। ठीक है, ये रहा हमारा कि ये हमारी सबसे ज्यादा जो है, यहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स क्या कि वी मैक्स है, कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट, ये मैक्सिमम है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ये कह रहा है कि ये हमारा मैक्स है और हमको फाइंड क्या करना है, माइकेलिस कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा है कि माइकेलिस कांस्टेंट इज वी मैक्स का आधा। अभी जस्ट पढ़ के आया ये बात। वी मैक्स का आधा मतलब क्या? आधा मतलब कि ये अगर हमारा, सपोज कर लो, सपोज के लिए चलो, ये हमारा टाइम ले रहा है 0 मिनट, यहाँ हमारा 10 मिनट, यहाँ 20 मिनट,
यहाँ 30 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 50 मिनट और यहाँ 60 मिनट। ठीक है, खत्म कहानी। फिर क्या है, यहाँ हमारा जो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, ये 1 ग्राम कन्वर्ट हुआ, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4, 5, 6 और यहाँ 7, 6 मान लो। ठीक है, 6 पे हमारा ये पूरा का पूरा कन्वर्ट भी होगा। अब आप ध्यान से चीजों को समझो। यहाँ पे जो दो चीजें चल रही है ना, पहली चीज यहाँ पे ये है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट है, वो हाफ कहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन बाद में जाके इंक्रीज होती है, स्टार्टिंग में वो कैसी है, एक एक्यूरेट स्पीड से चल रही है। ठीक है, बट जैसे ही वो हाफ स्पेस में पहुंच गई, 30 पे पहुंची, आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्पीडली हो गई। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट, हमने सबस्ट्रेट को कैसे लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 अगर हमारे सब 6 ग्राम का हमारा सबस्ट्रेट है, तो 1.2 ग्राम सबस्ट्रेट ही पहले हमारा फर्स्ट हाफ में कन्वर्ट हो पाया है। किसमें? प्रोडक्ट में। 1.2 ग्राम सबस्ट्रेट ही अभी तक हम लोग कन्वर्ट कर पाए हैं, राइट? किसमें? फर्स्ट हाफ में। और जैसे ही रिएक्शन हमारी और आगे बढ़ी, आप देखो कि सारा का सारा प्रोडक्ट कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गया। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या 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 कहते हैं? वी मैक्स कहते हैं। ठीक है, कितनों को अभी ये बात समझ में आई है प्रॉपर तरीके से कि वी मैक्स क्या है? ठीक है जी, चलो जी। अब आपको लिखना क्या है, आपको ये पता चल गया कि वी मैक्स बाय 2 क्या है, क्योंकि ये हमारा सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये इसका एग्जैक्ट हाफ पॉइंट है। जहां पे आप देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बिल्कुल आधी है, कि ये 60 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो 60 का आधा क्या हुआ हमारा? 30। 30 मिनट में हमारा कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ है? 30 मिनट में भाई हमारा 1.2 ग्राम सबस्ट्रेट ही कन्वर्ट हुआ है। ये है कहानी हमारी, कि अगर हमको पता करना है कि हमारा कितना सबस्ट्रेट आधा मतलब कन्वर्ट हुआ है वी मैक्स बाय 2 पे, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम क्या है। हमें पता है कि हमारा 60 मिनट में पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो 60 का आधा क्या? 30। 30 पे हमारा कितना सबस्ट्रेट यूज हुआ है? 30 पे मैम हमारा 1.2 ग्राम के लगभग सबस्ट्रेट यूज। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये रहे हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारी जो लाइन चल रही है, एट विच द वेलोसिटी है। अभी भी वीडियो पॉज हो रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, इज एवरीथिंग फाइन बच्चा जी? ओके। अभी किसी ने डाला कि वीडियो पॉज हो गई, तो मुझे लगा कि सबके में है क्या, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ जाओ। अब आपको साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है, ये 1 था, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया हमारा क्लियर। अब आ गया हमारा क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा टेम्परेचर, पीएच और साथ ही साथ सबस्ट्रेट, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों के तीनों हमारे एंजाइमेटिक एक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो भी वो इंक्रीज हो जाएगा, पीएच ऑप्टिमम है तो भी वो इंक्रीज हो जाएगा, सबस्ट्रेट भी ऑप्टिमम है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना है, तो वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। एक टाइप की हमारी मशीन, 1 मिनट दो बच्चा, फिर मुझे जस्ट जस्ट 1 मिनट दीजिए प्लीज। अभी ये आपको आवाज सुनाई पड़ रही है ना जो मैं बोल रही हूँ? 1 मिनट दो, सो दैट मैं अपना नेटवर्क स्विच कर लूँ। ठीक है।
एक तो ये पता नहीं रात में नेटवर्क का ड्रामा क्यों हो जाता है। जस्ट वंस, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए जी क्या कहानी चल रही है हमारी। अब हम वापस से चले जाते हैं वहां पे। देखो, अब आपको जो पढ़ना है ना कि हमारा ये जो एंजाइम है ये सबसेट के साथ मिलकर इसने प्रोडक्ट बना लिया, और आपको ये भी पता है कि हमारा जो एंजाइम है वो यूटिलाइज नहीं होता, ऐसे के ऐसा पड़ा रहता है। बट हमें कुछ तो करना होगा ना कि जो ये एंजाइम है अब ये काम करना बंद कर दे। बिकॉज इसका ये क्या है, एक तरीके से मशीन है जो कि क्या कंटिन्यूअसली काम करे जा रही है, करे जा रही है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इस हमें इस मशीन को रोकना है। तो अब हम क्या लेके आएंगे, हम लेके आएंगे ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी चीजें या ऐसे कंडीशंस लेके आएंगे जिससे कि हमारा जो ये एंजाइम है वो काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे। ठीक है, ये हमें हमारा जो है आज का चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वरना ये कंटिन्यूअसली जो है काम करता रहेगा। अब पहला इसका तरीका जो है ना बच्चा जी, वो है हमारा क्या, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन की कहानी क्या चल रही है, डीनेचुरेशन की कहानी चल रही है कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एंजाइम को काम प्रॉपर काम करने के लिए हेल्प करती हैं। पहला है हमारा क्या, टेम्परेचर, और दूसरा है हमारा क्या, पीएच। ठीक है, अब टेम्परेचर की कहानी क्या है, टेम्परेचर की कहानी हमारी ये है बेटा कि टेम्परेचर आपका क्या करता है, एक हर एक का काम करने का क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सिमिलरली एक ऑप्टिमम पीएच भी है, एक ऑप्टिमम हमारे पास पीएच भी है। ठीक है जी, अगर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने पीएच के साथ भी उसका पीएच इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो भी उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर हमने उसकी पीएच या टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, मतलब कि ये काम कर रहा है सपोज 27 डिग्री पे, हमने इसको कर दिया सीधे 100 डिग्री या 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने इसके पीएच को भी 1 कर दिया या सपोज कर दो 14 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये डी नेचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे जी, ये डी नेचर हो जाएंगे। कितनों को ये बात पूरी क्लियर हो गई है, फटाफट से एक बार यस मैसेज लिख दो जितनों को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है, डी नेचुरेशन वाला प्रोसेस, है ना। चलो जी, फिर आ जाता है हमारा क्या, फिर आता है हमारा कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनोवेशन। इन दोनों को पहले मैं आपको एक साथ ही पढ़ाऊंगी। देखो जी ये क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनोवेशन। ठीक है, ये वाली स्लाइड से आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा मैं इरेज नहीं करूंगी इसे, वरना हमें सारा का सारा बनाने में फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट या डायग्राम हटा देते हैं, बस डायग्राम को जब तक दोबारा नहीं बनाऊंगी तब तक आपको मजा नहीं आएगा, ना पढ़ने में समझ आएगा। देखो जी, कॉम्पिटेटिव इनोवेशन क्या कह रहा है ना, पहले तो डायग्राम से ही समझ लो क्या कह रहा है। ये सिंपल सा एक हमारा एंजाइम है जो कि आप अभी 10 बार पढ़ चुके हो। एक हमारा एंजाइम है जिसके पास क्या है, हमारी एंजाइमेटिक, सॉरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो है, जिसके पास क्या है, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं इस पार्ट को, जल्दी बोलो भाई। हाँ जी युक्ति जी, कहाँ थी आप, इतने धीरे से बोली हो। प्रियंका जी देसी लैंग्वेज नहीं पूछ रही हो, ये मतलब उनका कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रही हो, आपका क्या नाम है इनका, कोशलैंड नहीं, उससे पहले कहते हैं एमएल फिशर जी का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रही हूँ। मैंने आपसे पूछा कि ये पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को बिल्कुल सही कहा युक्ति ने, एक्टिव साइट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बच्चा जी, इसे वी यूज टू कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है, ये रहा हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, और
इसी की तरह सेम टू सेम दिखने वाला हमारा क्या होगा, गुंडा, विलेन। क्या नाम है इसका, इनहिबिटर। सेम लगभग इसका स्ट्रक्चर इसी की तरह है। क्या ये कैपेबल है इसके साथ बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट के, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, इससे कंपटीशन करेगा। और आपको क्या पूरी दुनिया गवाह है इंडिया के बॉलीवुड मूवीज देख के कि विलेन हमेशा हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, लास्ट में भले ही हीरो जीतता है, बट विलेन हमारा पूरी मूवी में जो राज करता है वो हमारा विलेन राज करता है। ठीक है, तो वही चीज है इनके साथ भी कि ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कभी भी अगर आमने सामने आएंगे ना, तो वो जगह हमारा इनहिबिटर ही ले लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि ये इससे ज्यादा एक्टिव है। चलो जी, अब ये क्या करेगा, इसने आपने देख लिया यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, कहानी चल रही है इनहिबिटर वर्सेस सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे वाला मतलब जो मतलब मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो पाएगी। इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ दो। क्या कह रहा है ये, ब्लॉकेज ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम ऑन इट्स सबस्ट्रेट। क्या कर रहा है, एक्टिव साइड को, ब्लॉकेज ऑफ एक्शन मतलब क्या, इसके एक्टिव साइड को आप ब्लॉक कर दो, सबस्ट्रेट जहां पे आके बाइंड करता है। किससे ब्लॉक, कैसे ब्लॉक करोगे, कि हमने सबस्ट्रेट को रिप्लेस कर दिया है विथ ऐसे सबस्ट्रेट से जो कि सिमिलर होता है सबस्ट्रेट की तरह, बट वो कैसा है हमारा, इनएक्टिव कंपाउंड है। दैट इज अ इनएक्टिव कंपाउंड दैट कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जो हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट से कंबाइन कर जाएगा, बट वो क्या करेगा, उसको अलग नहीं करेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट को बनने नहीं देगा। ठीक है, चलो जी, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्लॉकेज कर देते हैं हम एक्टिव साइट को बाय रिप्लेसिंग सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को हटा के विद अ सिमिलर कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, बट सिमिलर होता है बट इनएक्टिव कंपाउंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब दूसरी चीज क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनहिबिटर और सरफेस का जो दिखने का स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है दोनों के दोनों स्मार्ट ही लेते हैं मूवीज में आजकल, तो दोनों के दोनों क्या है हमारे, दोनों की कॉन्फर्मेशन जो है वो सेम होगी। कहने का मतलब क्या, कि इनहिबिटर का जो कॉन्फर्मेशन है वो हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्फर्मेशन जैसा ही होगा। अब देखो दूसरा क्या है, कि मॉलिक्यूल्स कंपीट विद द एक्टिव साइट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। आपको वही चीज जो मैंने अभी बता दी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन लगाएंगे कि भाई एक्टिव साइट को पे मैं बैठने वाला हूं। अब आ जाओ जी दूसरे पार्ट पे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी, ये क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक वाला विलन है। क्यों भाई, ये क्या करेगा, एंजाइम हमारा क्या है, एंजाइम को करनी है, एक देसी मूवी टाइप चला लो कि एंजाइम हमारा क्या है, उसको सबस्ट्रेट से करनी है शादी। ये हीरो हीरोइन है हमारे मूवी के, और ये रहा इनिबिटर जो कि आपका हंस रहा है हा 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 करके। अब ये क्या करेगा ना, कि ये बोलेगा कि कर लो शादी तुम। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ देसी साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि ये हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है बनने देगा। ठीक है जी, बन गया सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यही होता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर आके हीरो को मार देगा। ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, नहीं बच्चा जी ये इनहिबिटर है, मैंने गलती से यहाँ सबस्ट्रेट लिख दिया। ठीक है, दिस इज आवर इनहिबिटर। इसने क्या किया, हीरो को, हमारा जो एंजाइम हमारा हीरो है उसको मार दिया। मार दिया इन द सेंस कि इसके साथ बाइंड कर जाएगा। और आपको पता है कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब इससे पहले हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स हो, राइट। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स होगा, तो क्या ये कभी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे, कभी जिंदगी में नहीं होंगे। जब तक इनहिबिटर को हम हटाएंगे नहीं, तब तक ये एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है, ये वाला स्टोरी सबको समझ में आया, जल्दी से एक बार बता दो। ये स्टोरी सबको, युक्ति जी के अलावा भी क्लास में बच्चे हैं भाई, सिर्फ युक्ति जी को नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बाकियों को भी पढ़ा रहे हैं। सृष्टि, प्रियंका, प्रियंका कुमारी, दो दो प्रियंका है क्या, नहीं एक ही है, रक्षा और निशा जी। चलो जी भाई, क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रह लो। आप लोगों ने अपने मन से 10:30 वाला बैच चुना है ना, इसीलिए कह रही हूँ अगली क्लास में जिसको लेना है वाइजली इस बार डिसीजन लो, और 9:30 से 10:30 वाला ले लो, अगर जिसको करके नींद आ रही है इस क्लास में। ठीक है, चलो जी, क्या कहानी चल रही है अब इसमें, इसमें कहानी हमारी चल रही है कि
आपको जो मैंने बात समझाई, मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आ गया ना ये वाला पिक्चर, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। क्या कह रहा है ये कि एंजाइम इनहिबिशन इन विच, उस तरीके का इनहिबिशन जिसमें हमारा जो इनहिबिटिंग कंपाउंड है, मतलब हमारा इनहिबिटिंग कंपाउंड, वो हमारा कंपटीशन नहीं करेगा नेचुरल सबस्ट्रेट से, मतलब कि वो हमारे सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के लिए लड़ेगा नहीं, ठीक है। बट क्या करेगा, बट ये किस तरीके से इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द रिएक्शन by combining with the enzyme substrate complex after the complex is formed। ये कब हमारा इसके साथ किस तरीके से इनहिबिट करेगा, जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद ये इसके साथ क्या बोलते हैं अटैच हो बाइंड कर जाएगा और फिर उसे इनहिबिट करेगा। अब आप लोग खुद से बताओ, आपको क्या लगता है कि इसको इस टाइप के बाइंड करने के लिए क्या इसका कॉन्फर्मेशन सेम होना चाहिए सबस्ट्रेट से? क्या सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का कॉन्फर्मेशन या जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए? यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में इसकी जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको हमारा एक्टिव साइट चाहिए ही नहीं, वो कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द, ये हमारा जो है सबस्ट्रेट को अलाउ करता है कि तुम जाओ एक्टिव साइट पे, क्या बोलते हैं, बाइंड करो, आराम से मजे करो, पीछे से तो मैं मार ही दूंगा। बस इतनी सी कहानी है हमारी नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव। अब आ गया हमारा बहुत ही प्यारा वाला, जो कि मेरा मतलब फेवरेट पार्ट है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। पता नहीं बच्चे इस वाले पार्ट से क्यों इतना डरते हैं, बल्कि ये पता है अगर आप ना एक बार आंख कान खोल के सुन रहे हो ना, तो आपको इजिली ये वाला समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा। मुझे ये भी पता है कि बुक में बहुत टफ लैंग्वेज कुछ कुछ की दी होती है, बट आप अपने मन से भी तो लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हो। सबको इंग्लिश पढ़नी तो आती ही है क्लास में। देखो एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या कह रहा है, सिंपल सा समझो। अभी तक आप लोग मतलब सोचते हो मैम यार कितने बार डायग्राम बनाओगे, मैं तो पता है कम से कम नहीं तो 10,000 से ज्यादा बार बना चुकी हूँ डायग्राम अपनी लाइफ में। क्या है हमारा ये एंजाइम है, सिंपल हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। क्या बनाया है इसने, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर हमारा एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना, ज्यादा अच्छा नहीं बना रही, सिंपल सिंपल बना रही हूँ। और फिर हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया और हमारा एंजाइम जो है निकल गया। कुछ इसी तरीके से होता है। बट आप एक बात बताओ, ये हमारा एक्टिव एंजाइम है, राइट? तो आपको क्या लग रहा है, इसका कॉन्फर्मेशन यही है और ये भी हमारा, इसका भी कॉन्फर्मेशन यही है, तो ये भी हमारा एक्टिव एंजाइम ही होगा। ये जो एंजाइम है, ये भी हमारी जो मशीनरी है वो भी एक्टिव ही होगी। अब हमको क्या करना है ना, इसको रोकना है। क्या करना है, इसको रोकना है, क्योंकि जब हमारे पास सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो एंजाइम हमारा घूम के क्या करेगा, तो प्रोडक्ट क्या करते हैं ना, कुछ कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं प्रोडक्ट्स हमारे, कुछ कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं। और ये जो कंपाउंड्स है ना हमारे, वो एंजाइम के एक क्या बोलते हैं साइट पे बाइंड करते हैं, जिसका नाम है हमारा क्या, एलोस्टेरिक साइट, जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और यहाँ पे आके ये बाइंड कर जाते हैं, और जैसे ही ये हमारे इस साइट पे आके बाइंड करते हैं ना, वैसे ही एंजाइम क्या हो जाता है, इसमें काम करना बंद कर देता है। मतलब कि ये एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। अभी इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है जी। कितनों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट समझ में आना चाहिए था, बस वही वाला हाल था। कितनों को समझ में आया फटाफट से बताइए। चलिए जी, समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहानी है हमारी, आगे कहानी है कि हमने क्लासिफिकेशन करना है एंजाइम का। अलग अलग पार्ट तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए बहुत फीडबैक इनहिबिशन, हाय रम्मा, फीडबैक इनहिबिशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने क्या किया, एक तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनाया और फिर इसी ने इसको बंद भी कर दिया, इसीलिए हम इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। जिसे कहते हैं ना वो वाला जो न्यूटन का थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी लॉ ऑफ हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, करके कुछ तो है ना, बहुत इजी सा है, बट मुझे अभी वो भी याद नहीं आ रहा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एंजाइम से जिससे ये प्रोडक्ट बना, तो जो उसी ने इसको बंद भी कर दिया। तो ये तो वही कहानी होगी ना कि जिसको आपने जिंदगी भर दोस्त की तरह पाला पोसा,
उसी ने आपको छुरा घोंप दिया। वही कहानी है कि इसी ने इसको प्रोडक्ट को बनाया है एंजाइम ने, और इसी ने इसको बंद भी कर दिया, बस। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। चलो जी, क्या आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना बच्चा, वो करेंगे हम सबस्ट्रेट के बेसिस पे। सबस्ट्रेट के बेसिस पे क्या मतलब कि आपको पता है ये रहा हमारा एंजाइम, ठीक है, ये हमारा एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, राइट, हमें पता है। अब हमको एंजाइम हम तब चूज करेंगे जब हमें ये पता होगा कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है, किसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर हमें पता चला कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, अगर हमारा सबस्ट्रेट एक प्रोटीन है या पेप्टाइड है, तो हम कौन से एंजाइम लेंगे, प्रोटीएज, या फिर इन्हें हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पॉलीपेप्टाइडेज। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेलेज। ये हम कब लेंगे एंजाइम्स, जब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, और लास्ट है जब हमारा सबस्ट्रेट अगर लिपिड्स हुआ तो हम लेंगे लाइपेज। ठीक है जी, चलो जी, हाँ जी मधु जी बताइए क्या दिक्कत आ गई। फिर आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, कि ये हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर 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 लेके आएगा हर एग्जाम में। चलिए जी, क्या कहानी है इसकी, ये रही इसकी कहानी। ज्यादा गंदी नहीं है बट मुझे पता है थोड़ी सी तो गंदी दिख रही है आपको, बट ज्यादा रेसिंग। अच्छा एक बात बताना, आप में से कोई बच्चा एक बार जाके चेक करेगा क्या, मैंने आप लोग को ग्रुप में सारे नोट्स वोट्स भेज दिए हैं, तो आप सबको मिल गए क्या वो? जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू चेक, 81, 82, 86, 85, 88, 87 एंड 40, इन सारे बैचेस में मिल गए ना अभी, जस्ट मैंने जो ग्रुप में भेजे थे। बिकॉज कुछ कुछ बच्चों को चाहिए, मतलब 9 बजे वाले बच्चों को चाहिए होते हैं ना, तो उनका भी सेम सेम लगभग ग्रुप बन जाता है। चलो जी, क्या कैटेगरीज है हमारी, ये हमारी 6 कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरीज है, सबसे पहले आप ले लो ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो यहाँ पे हमने जो एंजाइम्स को क्लासिफाई किया ना, हमने उनको अलग किया है कि कौन सी टाइप की जो रिएक्शन है वो चल रही है। अगर एक उसमें, ओके युक्ति जी थैंक यू, अगर हमारे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों चल रहे हैं, तो उस टाइप पे कौन से एंजाइम्स काम करेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन से एंजाइम से, ऐसे डिहाइड्रोजनेज। क्या डेफिनेशन है इसकी, कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। आपने सबने क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसमें होता है, केमिस्ट्री में आपने रिडॉक्स रिएक्शन में, आई नो 100% आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर आता है हमारा ट्रांसफरेज। यहाँ क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे, पर फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उस पे एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब हमको क्या करना है, इस वाले ग्रुप, इस वाले जो मॉलिक्यूल में ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना है। तो ये कौन से एंजाइम्स, कौन से कैटेगरी के ऑफ एंजाइम्स की हेल्प से करेंगे हम, ट्रांसफरेज की। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, फॉस्फोराइलेज एंड काइनेज। चलो जी, फिर है हमारा हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज की कहानी क्या है, देखो हाइड्रोलेज और लाइएज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लगभग लगभग ये एक जैसे ही काम करते हैं, सिवाय सिर्फ एक डिफरेंस के। और फिर आगे जाके जो कंफ्यूज हो गए ना, वो कंफ्यूज हो गए लाइएज और लाइगेज में। ठीक है, बट बहुत ध्यान से अगर एक बार में सुन लोगे तो चीजें समझ में भी आ जाएंगी, इतनी भी टफ है नहीं। हाइड्रोलाइएज का वर्ड, हाइड्रो से मतलब या समझते हो क्या होता है, वाटर। ठीक है, और लाइएज का काम सेम है। लाइएज क्या कर रहा है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। क्या करता है लाइएज, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ता है। अब जब मैंने हाइड्रोलाइएज बोल दिया तो इसका मतलब है वाटर को यूज करके, और जब सिर्फ और सिर्फ लाइएज है तो ये हमारा ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड करेगा विदाउट वाटर, यहाँ पे विद यूजिंग वाटर और यहाँ पे विदाउट वाटर। फिर आ जाता है हमारा आइसोमरेज। आइसोमरेज का क्या है कि हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह जो बनते हैं, उनका सिर्फ एक टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, और इसमें यूजुअली म्यूटेज नाम के जो एंजाइम्स है हमारे, वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना आपको किंग, ये लाइगेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एंजाइम्स वाला पार्ट आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये बिल्कुल लाइगेज के उल्टा काम कर रहा है। लाइगेज तोड़ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड को, और हाइड्रोलाइगेज भी, बट ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को जोड़ रहा है। क्या मतलब है मैम इस बात का, देखो पहले तो आपको ना जो चीज याद करने वाले पार्ट है वो आप याद करोगे ऐसे, ये रहा हाइड्रोलाइगेज, और लाइएज में आप देख रहे हो, अगर आप इसको हाइड्रो वाले पार्ट को हटा दो तो सिर्फ एक चीज की कमी रह जाती है, वाई की, और ये हमारा लाइएज ही बन जाता है।
ठीक है, इसीलिए दोनों के फंक्शन भी सेम ही है। ऐसे आप थोड़ी बहुत चीजों की ट्रिक लगाओगे। और लाइगेज जो है ना बच्चे, वो हमारे जीन्स का फेविकोल है, हमारी जो पहनने वाली जीन्स नहीं, जो हमारे शरीर में जीन्स है उनका फेविकोल है। दो अलग अलग टाइप की जीन्स को ये क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। ठीक है, ऐसे करके करेगा और फिर जोड़ देगा पूरी की पूरी चेन को। अब देखो जी मैम हम समझे नहीं, आपने क्या कहा, तो समझिए मैं आपको समझाती हूँ। आप ना अभी 12th क्लास में जब आओगे ना, तो एक टॉपिक आएगा आपके उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो आपका उस, देखो आज आपने ना ये वर्ड सुन लिया, क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये लाइएज वाला। जब तक आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट नहीं करोगे ना, इस वर्ड को 1000 बार सुनोगे। ये कह लो यहाँ तक कि लाइगेज के बिना ना तुम्हारी एमबीबीएस भी अधूरी है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आप पढ़ोगे ना उसमें, तो आपको लाइगेज बहुत बार दिखेंगे। लाइगेज एक्चुअली करते क्या है, जैसे हमारा सपोज कर लो कि एक टमाटर ले लो, हमारा एक टमाटर की दो वैरायटीज ले ली हमने। एक टमाटर है जिसका साइज बहुत अच्छा है, बट उसका जो कलर है ना, वो थोड़ा ग्रीनिश और रेडिश कलर में है, बी मिक्स कलर है, रेड है मोस्टली, मतलब ग्रीन है मोस्टली। और एक हमारा टमाटर है जिसका क्या कलर बहुत छोटा सा है साइज में, और उसका कलर वही ब्लड रेड है, जो एक अच्छा से टमाटर में होना चाहिए। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, इसका इस बड़े वाले ग्रीन वाले टमाटर का वो जीन जो कि हमारे साइज को इंक्रीज करने के लिए है, उसको क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। और हमारे वो जीन्स जो हमारे इस वाले में रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सिलेक्ट कर देते हैं। और फिर दोनों जीन्स को आपस में जोड़ देते हैं लाइगेज की हेल्प से। और फिर जो हमारा टमाटर आता है ना बेटा, वो हमारा टमाटर कैसा आता है, वो हमारा टमाटर आता है साइज में बढ़ा और एकदम रेड कलर का। ठीक है जी, इतना प्यारा सा टमाटर बना दिया मैंने। चलो जी आगे बढ़ जाओ, 2 स्लाइड्स इस चैप्टर की एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। चलो जी अब आ जाते हैं हम कौन से पार्ट में, कोफैक्टर्स वाले पार्ट में। 3 टाइप के कोफैक्टर हैं। धीरे धीरे से बस ये डायग्राम देखते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, इस पे आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहला है हमारा क्या बच्चा जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या मतलब है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, प्रोस्थेटिक ग्रुप को जस्ट क्या है, सिंपल सी एक चीज है कि एंजाइम्स के साथ जो कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड होते हैं, एंजाइम्स के साथ जो कोफैक्टर टाइटली बाउंड होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और ये कोफैक्टर कैसे बाउंड है, टाइटली बाउंड है। ठीक है, तो इनको रिमूव करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है, हम सिर्फ डी नेचर कर सकते हैं, तभी ये रिमूव होते हैं। और सबसे पॉपुलर इसका एग्जाम्पल है फैड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा पार्ट, को एंजाइम्स। को एंजाइम्स की कहानी क्या है, को एंजाइम्स की कहानी है कि ये भी क्या है, एक तरीके के कोफैक्टर्स ही हैं, कोफैक्टर्स ही हैं जो एंजाइम के साथ हमारे बाइंड करते हैं ओनली ड्यूरिंग रिएक्शन। जब हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रही होगी तब, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड कर रहे होंगे, ये तभी उससे बाइंड करेंगे। और इनका नाम क्या है हमारा, अंदर ही लिख देते हैं, इसका नाम है हमारा को, ये है हमारे को एंजाइम्स। ठीक है जी, ये हमारे हैं कोएंजाइम्स। चलो जी फिर आ जाता है हमारे मेटल्स आयन, जो कि आपको आगे चल के हेल्पफुल होंगे किस चीज के लिए, बहुत सारी हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं उनको करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये बाइंड करेंगे हमारे कहाँ पे, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे ना, ये लिखा हुआ है, ये एक्टिव साइट में एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, वहां पे बाइंडिंग करने के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए जी अब आ जाता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ये, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है एंड। क्योंकि ये जो पार्ट है ना आपका, वो इसके बिना इट इज इनकम्प्लीट। चलो जी कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर, क्या कह रहा है कोएंजाइम्स हमारा, कोएंजाइम्स हमारे कहते हैं कि कोएंजाइम क्या है, हमारे एक तरीके के ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। कैसे हैं हमारे, ऑर्गेनिक हैं और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, जो कि हमारे बाइंड करते हैं एंजाइम्स से टू कैटेलाइज अ रिएक्शन। मैंने आपको ये तब बताया कि जब हमारा एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया होगा, उस टाइम पे हमारे पास क्या कुछ को एंजाइम्स भी बाइंड करे होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, कोएंजाइम्स। ये मोस्टली हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लूजली बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, और जब लूजली बाइंड करते हैं तो उनको लूजली इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। उसके उल्टे बिल्कुल कोफैक्टर्स हमारे क्या है बच्चे जी, कोफैक्टर इज अ सब्सटेंस अदर देन द सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट के अलावा जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, जो कि बहुत बहुत जरूरी है हमारे एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए। अब जितना जरूरी होगा, जिसे कहते हैं ना, जिसको जितना ज्यादा पूछते हैं उसके उतने ज्यादा भाव बढ़ जाते हैं, तो वही वाला इनका हिसाब है कि उतने ही इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स हो जाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि ये कैसे, मोस्ट मतलब बहुत कम ऐसा केस है जिसमें ये लूजली बाउंड होते हैं, वरना ये टाइटली ही बाउंड रहते हैं हमारे इससे, और ये सिर्फ और सिर्फ डी नेचर करने के बाद ही इनको हम रिमूव कर सकते हैं। चलो जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्या नेक्स्ट चैप्टर वाले पे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके जस्ट सामने, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 10 स्लाइड्स ही करनी है। तो आप मुझे इसका ये पहला क्वेश्चन बताइए। हम लोग ने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया। जस्ट 20 मिनट्स की क्लास है एंड वी विल बी ओवर। 11:15 के लगभग लगभग तो आप खत्म हो जाओगे, मतलब आपका जो ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ याद है? हमने कुछ पढ़ा था ट्विन कैरेक्टर के बारे में सेल की ग्रोथ के टाइम पे, कि जो सेल ग्रोथ करते हैं वो ट्विन कैरेक्टर शो करते हैं। क्या मतलब है इसका ट्विन कैरेक्टर का, बच्चा जी? हम लोग को आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं, आंसर नहीं आता? नहीं आता तो एन नो मैम लिख दो एक बार। युक्ति नहीं बेटा, प्लीज ऐसे आंसर मत दो, इट हर्ट्स। तुम तो क्लास की इंटेलिजेंट बच्ची हो यार, कैसे का आंसर दे रही हो? और कोई है बच्चा? जल्दी से कोई भी ऐसा क्लास का होशियार बच्चा? नहीं? चलो जी, क्या बात है यार, सारे के सारे बैचेस में ना कुछ बच्चों ने तो आंसर दिए ही हैं। नहीं निशा, नहीं प्रियंका, बिल्कुल ही गलत जा रहे हो बेटा। कहाँ ट्विन कैरेक्टर का मतलब? मैं सेल की ग्रोथ से बात कर रही हूँ, ये डायग्राम सामने है, कुछ तो कोरिलेट करो। मैंने आपसे ये भी कहा कि हम लोग ये पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। हाँ, सेल डिवीजन वाले पार्ट में। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 30 सेकेंड्स का टाइम और दिया। अच्छा, 2 बच्चे लिख दो एन मैम, तो मैं समझ जाऊंगी किसी को नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको बता दूं। नहीं आदित्य जी, सेल डिवाइड्स उसके बाद क्या? इसमें ट्विन कैरेक्टर क्या हो गया सेल डिवाइड में? इसका कहने का मतलब ये है कि जब जब हमारा सेल डिवाइड करता है ना, तो वो 2 तरीके के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, खुशी जी, बचा लिया आपने अपनी क्लास को, कसम से। वो अपने सेल के पहले साइज को बढ़ाएगा। देख रहे हो, ये सेल का जो साइज है छोटा है, ठीक है। ये पहले क्या कर रहा है, अपने सेल के साइज को बढ़ाता है और उसके बाद अपने नंबर को बढ़ाता है। यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कि पहले जो सेल है वो अपना साइज बढ़ाता है और फिर अपना नंबर, तो इसी को हम ट्विन कैरेक्टर कहते हैं। अब बताने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मैंने बता ही दिया, गंदे बच्चे। ठीक है, कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज। चलो जी, क्या कहानी है आगे? आगे देख लो, पूरा डायग्राम नहीं मिटाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल एक्चुअली क्या है। तो पहले तो डेफिनेशन ही देख लो। सेल साइकिल क्या कह रहा है हमारा? सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। एक पर्टिकुलर टाइप के ना कुछ इवेंट्स चल रहे हैं हमारे सेल के अंदर, जिससे जो हमारा सेल है ना, वो अपने जीनोम को, जीनोम मतलब क्या, इसके जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसको डबल कर रहा है। डुप्लीकेट्स का मतलब क्या, उसको डबल कर रहा है। सिंथेसाइज कर रहा है बहुत सारे और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल के अंदर, जो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कह लो कि ऑर्गेनेल्स हैं उनको, और फिर वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में। क्या हुआ? पहला कहानी है किया ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ऐसे ही लिख के आना है आपको एग्जाम में। पहली कहानी है हमारी ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ठीक है।
दूसरी कहानी हमारी क्या कह रही है, ये दूसरा कहानी हमारा कह रहा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और तीसरी जो इसकी कहानी कहती है, ये तीसरी कहानी कहती है सेल डिविजन। सेल साइकिल के ये तीन मुख्य चीजें हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इस वाले को सबसे पहला स्टेप कह रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसे करके क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं। जनरली आपको पता है डीएनए जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से ही पड़ा रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। बट जब इसमें कॉन्डेंसेशन होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ये क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो ये इसी तरीके से सिकुड़ते हैं, ऐसे जिगजैग जिगजैग फॉर्म में, ठीक है, बहुत टाइट। मतलब मैंने आपको, मेरे को तो आपको दिखाना था इसलिए मैंने आपको दिखाया, वरना ये बहुत ही ज्यादा टाइट फॉर्म में आपस में ऐसे 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 करके खुचर 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 करके एड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जनरली हम इनको कैसे देखते हैं, ऐसे इस शेप में देखते हैं। इस टाइम पे हम इनको कहते हैं क्रोमोसोम। और अगर आपको पता हो तो एक पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर को क्या कहते हो आप, बोलो बोलो, ये तो पता होना चाहिए यार प्लीज, जल्दी से बताओ, इस एक पर्टिकुलर को क्या कहते हैं हम। हाँ, थैंक यू प्रियंका, बिल्कुल सही। चलो, सारे के सारे सही बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही। इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं क्रोमैटिड। और अगर हम दूसरा वाला पार्ट भी ले आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। वही तो मैं सोचूं मेरे क्लास के बच्चे इतने भोंदू नहीं हो सकते। अब आ जाओ जी, कहानी क्या चल रही है। अब कहानी ये हमसे पूछा जा रहा है कि सेल को क्या जरूरत है डिवाइड करने की। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन हैं कि सेल को क्या जरूरत है डिवाइड करने की। पहला जो रीजन बन जाता है ना, वो बन जाता है कि ये क्या है, इट इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेल। सेल का जो ग्रोथ है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सेल को अपना साइज बढ़ाना है। सेल को अपना साइज बढ़ाना है, सेल में ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं होता है, बल्कि सेल में आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का भी एक तरीका क्या है, सेल डिवीजन ही है, ठीक है जी। क्या हुआ भाई, दो बच्चे चले गए क्लास में, इतनी ज्यादा नींद आ रही है, 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट में खत्म हो रहा है हमारा ये लेक्चर, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट, वैसे भी आज लास्ट लेक्चर है हमारा, अगली बार आपको कोई नया मैम मिलने वाला है, मतलब मिलने वाली है। फिर क्या है हमारा दूसरा जो काम है, वो है इसका रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। मतलब कि अगर आपका जो सेल है वो मतलब कट गया है उंगली वगैरह, तो आपको देखते हो कि 10 दिन बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा एक तरीके से कि कहाँ पे हमारा कट लगा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल है वो डिवाइड कर करके अपने आप को जोड़ लेता है। अब आ जाओ जी, ये है हमारी पूरी की पूरी इस चैप्टर की, जिसे कहते हैं समरी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसे, तो आपको सारी की सारी चीजें इसी एक स्लाइड में क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहले तो ना आप एक बात, मेरी जो एक दो ट्रिक्स जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, वो ट्रिक नहीं, मतलब एक दो सजेशंस मैं आपको देना चाह रही हूँ जिसको आप बहुत सीरियसली फॉलो करेंगे हमेशा ही। वरना आप ना एमबीबीएस क्वालिफाई करके ना लास्ट में भी आ जाओगे ना, फिर भी आपका जो ये है ना माइटोसिस मियोसिस का कंफ्यूजन कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होने वाला। हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे ना कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, तो आप हमेशा बताओगे कौन सा पहले। फिक्स कर लो आज ही अंजलि मैम के साथ कि आप हमेशा पहले माइटोसिस ही बताओगे और उसके बाद मियोसिस बताओगे। क्यों? कोई स्पेशल रीजन नहीं जी, कोई स्पेशल रीजन नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन है हमारा और हमने माइटोसिस को सिलेक्ट किया है, ठीक है। कोई कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि क्या माइटोसिस में चांद लगे हुए हैं, नहीं जी, कोई चांद बांध नहीं लगे हुए हैं। बस हमको लर्न करने का हमारा तरीका है ये। क्या तरीका है कि माइटोसिस को जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में कितने डिविजन आ रहे हैं इसमें, पी मैट। सारे के सारे बच्चे लिखो प्लीज ये वर्ड, पी मैट अपने इसमें। और मियोसिस में हमारे क्या आते हैं, पी मैट 1 और पी मैट 2। सारे के सारे बच्चे पी मैट लिखेंगे फटाफट से। चलो जी, बिल्कुल सही खुशी जी, ठीक है। पी मैट मतलब क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सिमिलरली यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको याद हो जाएगा एक बार में, ठीक है। बस इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में क्या रिपोर्ट किया गया है, पी और एम का जो फेस है उसके बीच में ना एक पीएम फेस भी है, प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं, पीएम फेस। इसको हम कहते हैं प्रो मेटाफेस। क्या कहा जाता है बच्चा जी इसको, प्रो मेटाफेस, ठीक है। चलो जी, अब आगे कहानी क्या बढ़ती है हमारी, आगे कहानी हमारी बढ़ती है
कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, डायग्राम के अंदर का पार्ट में आपको बातें बताऊंगी, पहले आप ये देख लो कि एक पर्टिकुलर सेल प्रोफेस वो कितने सेल्स में डिवाइड होने के लिए रेडी है। मैंने ये नहीं कहा कि डिवाइड होगा, मैंने कहा कि कितने सेल्स में डिवाइड होने के लिए रेडी है। माइटोसिस में कितने सेल्स में डिवाइड होने के लिए रेडी है हमारा प्रोफेस? एक सेल हमारा कितने सेल्स में डिवाइड होने के लिए रेडी है यहाँ पे? क्या लिखा है आपने बच्चा? मैं आपका कमेंट नहीं देख पाई, जिसने 2 के ऊपर कुछ तो लिखा था, बिकॉज हमारा जो कमेंट बॉक्स है ना, मुझे यहाँ पे ऐसे करके मैसेजेस में देखना पड़ेगा। तो हम मैम हमें आपसे ही पढ़ युक्ति जी कोई बात नहीं, जो और दूसरी टीचर पढ़ाने भी आएगी ना, वो भी बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, आई नो। आप एक बार उनसे पढ़ोगे ना, फिर आप बोलोगे नहीं मैम प्लीज आप ही हमें पढ़ाओ, अंजलि मैम तो ऐसे ही पकाते थे हमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैम भी आपको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो एक सेल है हमारा, यहाँ पे लास्ट में आते आते कितने में, इसे क्या हुआ, ये हमारा 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये हमारा 2 में ऑलमोस्ट डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाएगा। आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मियोसिस की कहानी क्या चल रही है? मियोसिस की कहानी ये चल रही है कि अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से कि एक सेल हमारा लास्ट में आते आते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, अभी एक और चीज यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पे एक बार क्या डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये 4 सेल में डिवाइड होने के लिए रेडी है। एक से कितना बनेगा मियोसिस में? 4। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हुई है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस ही हुई है यहाँ पे, नो साइटोकाइनेसिस। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस है। और यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों की दोनों हुई है, कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ये बात। अब देखो कहानी एक्चुअली चल क्या रही है। हमारा जो क्रोमोसोम है ना, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसे ऐसे ऐसे करके पड़ा रहता है। ठीक है, फिर जब मैंने आपको बताया कि जब ये हमारा कॉन्डेंसेशन होता है, जब हमारा सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होते हैं, तो ये कुछ इस शेप में आ जाते हैं। यूजुअली एक सेल में 4 होते हैं। ये कितने होते हैं एक सेल में? 4। ये चारों जब फर्स्ट प्रोफेस होता है ना, तो चारों ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे करके घूम रहे होते हैं। ठीक है, बट जब आप प्रोफ मेटाफेस में आते हो ना, तो आप ये देख रहे हो कि ये अपने रिस्पेक्टेड प्लेस से ना, ये सपोज करो ये पूरा का पूरा हमारा, ये जितना मेरा ये स्क्वायर डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये 4 क्रोमोसोम का है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब ये कहीं ना प्रोफेस मेटा प्रोफेस प्रो मेटाफेस में क्या हो गया ना, ये पास आने लगे हैं। एक जो सेंटर वाली जगह है ना, इस जगह पे ये एकदम पास आने की कोशिश करने लगे हैं। और जैसे ही ये मेटाफेस पे आते हैं ना, तो ये एकदम बीच में आ जाते हैं। ये रहा जो मेरा ये हाथ है, ये हमारे क्रोमोसोम्स है। ये हमारा एक क्रोमोसोम है बेटा। ठीक है, मैंने आपको उसमें दिखाया है ये कैसे हमारे ऐसे ऐसे करके जो है 4 क्रोमोसोम पड़े हैं। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। और ये चारों यहाँ पे क्या हो गए, लाइन लगा के खड़े हो गए। ठीक है, 2 यहाँ पे और 2 ऐसे करके नीचे मैंने ले लिए, यूज कर लिए सपोज के लिए। ठीक है, अब एनाफेस में ये क्या हुआ ना, एनाफेस में ये बीचों बीच से डिवाइड हो गए। मतलब क्या? मतलब ये कि ये वाला पार्ट आधा इधर और ये पार्ट आधा इधर। सिमिलरली ये तो मैंने सिर्फ आपको एक का बताया है, बाकी के 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। और जैसे ही ये एनाफेस में ऐसे हुए ना, ये तुरंत टीलोफेस में आ जाएगा विथ नो सेकेंड्स, फट से खींच लेगा। कौन खींचेगा इन्हें? यहाँ पे होगा माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, ये कहानी आपके समझ में आई। सेम कहानी मियोसिस में 2। ठीक है, यहाँ पे एक बार होने के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सेम वही कहानी चलेगी। देख रहे हो, जैसे ये बीच में आए थे, दोनों में बीच में आ गए। जैसे यहाँ पे मेटाफेस में एक उसमें अलाइन होने लगे थे, यहाँ पे अलाइन होने लगे। एनाफेस में ये डिवाइड होने लगे थे, डिवाइड हो गए। और टीलोफेस में ये कैसे फिर से अलग हो जाएंगे। कहानी खत्म। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाता है ये हमारा सबसे प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्या कहानी है? पूरा मिटाने की जरूरत नहीं, मैं मिटा नहीं रही हूँ ये, बिकॉज खाम का इतना बनाने में टाइम लगेगा, खाम तुम लोग भी भाग जाओगे। अभी सारे के सारे पेशेंसली बैठे हुए हो, बट मुझे पता है फिर भाग जाओ, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 2 या 2.5 मिनट तो लगेगा। तो ऐसे ही समझ लो, हमने पूरे के पूरे सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से हैं? इंटरफेस और एम फेस। ठीक है, इंटरफेस में हमारे 3 पार्ट,
G1, S और G2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा बच्चा जी, ये जो पार्ट है यहां से लेके पूरा का पूरा है, ठीक है, मेरा डायग्राम तुम लोग गंदा करवा दोगे ठीक है, यहां से पूरा का पूरा यहां तक, ये पूरा ये वाला पार्ट यहां से इसको हटा के, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, इंटरफेस का पार्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक वाला पूरा पार्ट इंटरफेस का है। और ये बाकी का जो थोड़ा सा बचा 95% जो पार्ट होता है ना वो हमारा इंटरफेस का होता है, और सिर्फ जो 5% फेस बचा वो हमारा एम फेस का है। अब एम फेस में क्या आता है, ये अभी जस्ट आप याद करके आए हो, कौन, पी मैट, ठीक है, सबने याद किया ये। इस बड़े से फेस को हम कहते हैं इंटरफेस। अच्छा, आप लोग को ये क्लियर हुआ है, या फिर आप चाहते हो कि मैं डायग्राम बनाऊं तो फिर मैं बना दूंगी, मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पी मैट जैसे ही खत्म हो रहा है ना, आप यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से भी बीच में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसे, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू जी। देखो पी मैट में जो चल रहा है दैट इज बेटा कैरियोकाइनेसिस, की न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और यहाँ हो रही है हमारी साइटोकाइनेसिस, किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म का। ये होता है हमारा G1 फेज, हमारा इंटरफेस का सबसे पहला फेज, फिर आता है हमारा S फेज, फिर आता है हमारा G2 फेज, ठीक है जी। चलो जी, कहानी खत्म। अब आ जाओ कि इसको कैसे और देख सकते हो। फेस ऑफ सेल साइकिल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरफेस में और एम फेस में। इंटरफेस में कितने पार्ट, G1, S और G2। जी का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जी। एस फेज और हमारा G2 फेज। फिर एम फेज को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज कहते हैं। यहाँ पे भी दो पार्ट, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में कौन से पार्ट, पी मैट, बिल्कुल सही प्रियंका। और दूसरा भी एक और भी नाम है प्रियंका, बिल्कुल सही, दोनों दोनों के आंसर, अपने दोनों आंसर सही दिए। गैप फेज और हमें नहीं, या फिर ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जनरेशन नहीं है बेटा, ठीक है, गैप फेज या ग्रोथ फेज कहते हैं, मैप नहीं मैट, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस में क्या आ रहा है, हमारा कैरियोकाइनेसिस में हमारा आ रहा है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमारा क्या आता है, पी मैट। और साइटोकाइनेसिस आपको पता ही है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। चलिए जी, वैसे हमने सेल साइकिल को कितने दो पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, इंटरफेस और एम फेस। चलो जी, अब ये आप लोग फिर से देख लो एक बार, इंटरफेस में हमारे कौन से तीन पार्ट्स हैं, ये रहा, यहाँ से हमारा शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक वाला हमारा इंटरफेस, G1, S और G2। और ये रहा हमारा एम फेस। दोनों का डायग्राम वैसे सेम ही होते हैं, बट अलग अलग कर दिया अभी हमने, अगर कोई भी इंडिविजुअल पूछ लिए तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पी मैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अभी देखो जी, जो यहाँ पे आपको याद करने वाला पार्ट है, जस्ट हार्डली 2 मिनट और उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। जो आपका याद करने वाला पार्ट है, याद करने वाला जो पार्ट है ना बच्चा जी, वो है आपका ये, कि जीवन फेस में क्या चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। एस फेस में क्या चल रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन और क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, ऑल्दो अभी ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे। G2 फेज में क्या चल रहा है हमारा, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस। क्योंकि अगर आपको ये पार्ट याद है ना तो आपको इसका लगभग लगभग सब याद है। देख लो जी, इंटरफेस में क्या हो रहा है, हार्डली 2 स्लाइड्स हैं, खत्म है हमारा, ठीक है। इंटरफेस को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, या इट इज द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिविजन्स, दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच का स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है, या फिर इसे हम इंटरमाइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब आइए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा सेल का ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है जी। आपको मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि ये जो हमारा सेल साइकिल वाला इवेंट है, उसमें हमारा ये जो पार्ट है 95% कवर करता है हमारा इंटरफेस, ये पूरा का पूरा हमारा इंटरफेस है, ठीक है। और ये है हमारा क्या, 5% वाला पार्ट है हमारा क्या, एम फेस, ठीक है जी। सबको कहानी क्लियर है। यहाँ पे हमारे कौन से तीन सब पार्ट्स आते हैं, G1, S और G2। कैसे, ये रहा हमारा एम फेस वाला, यहाँ पे आता है हमारा G1, S और G2। प्लीज आप लोग जिन बच्चों को चाहते हैं कि ये वाला डायग्राम मैं फिर से बना दूं तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी, ठीक है। बस ये हमारी लास्ट स्लाइड है, एक बार उसको देख लो, वी आर डन विद दिस। पहला पार्ट है हमारा G1 फेस, सारा चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए 10 बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको याद करना है वो क्या है यहाँ पे, कि G1 फेस में हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेल्स आर प्रोड्यूस, एंड लास्ट पार्ट इज की वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे इंक्रीज होता है,
इसको हम गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज भी कहते हैं। और ये 4 फेसेस जो हमारे आते हैं, 4 फेसेस मैम, कौन से 4 फेज? आपने तो 3 बोले बेटा, हम एम फेज को भी एक फेज ही मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप कायदे में देखो तो एम फेज भी यहाँ पे एक फेज है। तो इन चारों फेज में हमारा ये सबसे पहला फेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर हो रहा है, हमारा सिंथेसिस होती है एमआरएनए की, प्रोटीन्स की, एंड साथ में प्रिपरेशन होता है हमारे बहुत सारे जो कि हमारा क्या नेक्स्ट माइटोसिस के लिए लीड करेंगे। और ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड की एस फेज में क्या चल रहा है। एस फेज में हमारा क्या चल रहा है, एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। किसका सिंथेसिस चल रहा है? डीएनए का सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे होते हैं जो कि बताते हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हमारा रेप्लिकेट करेगा, सिर्फ एक बार। क्योंकि जो बच्चे अभी मेरे से ये बात पूछ रहे थे ना कि जी नॉट फेज या क्यूसेंट फेज हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, तो बेटा वो फेज आपको पढ़ाएंगी अगली मैम। क्योंकि वो जो फेज होता है ना, वो तब आता है हमारे में जब हमारा सेल जो है वो खराब होता है। खराब होने का मतलब है कि किसी भी तरीके का क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, या कुछ चीज डबल हो गया है, या कुछ चीज कम बनी हुई है, तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है, जिसे हम क्या क्यूसेंट फेज भी कहते हैं, जिसमें वहां पे क्या उसको मशीनरी को हम ठीक करते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर नेक्स्ट, और जो हमारी क्लास आगे की आपकी क्लासेस होने वाली हैं, जिनके साथ भी होंगी, इट्स ओके। बस आई जस्ट वांट कि आप प्लीज और प्लीज कंटिन्यूटी रखें। किसी और टीचर के आ जाने से आपका जो ये है टारगेट वो इनकम्प्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। सब यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए ही आए हैं। योस वेलकम सनोबार जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यो वेलकम सृष्टि, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सलोनी। सनोबर, आप सबके पास मेरा नंबर है, कोई मिस करने की जरूरत नहीं है। हाय हेलो मैसेज कर देना। ज्यादा मिस कर रही होगी तो मुझे बता, वीडियो कॉल कर लूंगी तुम्हें। चलिए जी, फटाफट से आप लोग अब चले जाइए, बिकॉज क्लास ओवर हो चुकी है। मुझे पता है बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आप सब लोग भी बहुत टायर्ड होते हो। बाय युक्ति, गुड नाइट शालवी, नाइस नेम। मंडे, मंडे से निशा। ऑल्सो मिस यू शालवी। ज्यादा मिस मत करना, वीडियो कॉल कर लेना तुम भी। बोल देना मैम मुझे देखिए टॉपिक पढ़ा दो। मैं, मेरी क्लास की लिंक ओपन नहीं होती है, मुझे दूसरे फोन से करनी पड़ती है। बेटा आपका कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, वो वाली प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आप एक बात बताओ, आपके ग्रुप के सारे बच्चों के ओपन हो रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं ओपन होंगे? आपसे कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है। बाय बाय सनुबार जी, गुड नाइट। प्रियंका एक सेकंड, मुझे अपना ना फिर आप ये सारी डिटेल दे दो, सो दैट मैं इसको कल के कल ही पहुंचा दूंगी। क्या प्रॉब्लम है प्रियंका आपका? स्टूडेंट आईडी वाला पेज नहीं आता आपके में? स्टूडेंट आईडी आपने कौन से नंबर से रजिस्टर किया था? आप उसी नंबर से कर रहे हो ना? बेटा फिर कैसे ओपन होगा यार, कैसी बातें कर रही हो आप? जब मैंने आपसे कहा कि आपको उसी नंबर से करना है जो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है बेटा, तो उसके अलावा वो नहीं ओपन होगा। वैसे तो कोई भी ओपन कर सकता है ना। जिस नंबर से रजिस्टर किया था उससे ओपन नहीं होता है मैम। अच्छा, जिस नंबर से किया था उससे ओपन नहीं होता है, दूसरे नंबर से करना पड़ता है। ओके जी, फिर तो मैं आपकी बात पहुंचा दूंगी। आप एक काम करना ना प्रियंका, अभी मुझे ना, आपके पास नंबर तो है ही मेरा, एक बार प्लीज ये प्रॉब्लम ना लिख के प्लीज मुझे मैसेज कर देना, सो दैट मैं वैसा का वैसे स्क्रीनशॉट खींच के ना फॉरवर्ड कर दूंगी, जो हमारे ये सब चीजें हैंडल करते हैं ना टेक टीम, उसको। ठीक है, अभी सोने से पहले ही कर देना एक बार, पता चलो तुम सो गई फिर सारा का सारा भूल जाओगी, फिर मैं भी भूल जाऊंगी। और वैसे भी कल सैटरडे है, टेक टीम मोस्टली ऑफ ही रहती है। निशा जी आप भी जा सकती हैं, आपको भी कुछ कहना है, या प्रियंका के जाने के बाद कहेंगी आप? सारे बच्चे तो गए आपके क्लास के। प्रियंका जी बाय बाय कर सकते हैं आप।